नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस के कारण स्थिति को लेकर बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में रिकॉर्ड 195 लोगों की मौत। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। पंचतत्व में विलीन हुए कर्नल आशुतोष शर्मा, पत्नी और भाई ने दी मुखाग्नि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना को लेकर राजस्थान में सियासत तेज, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर लगाया भाजपा विधायकों को डरा धमकाकर मुकदमे दर्ज करने का आरोप। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस के कारण स्थिति को लेकर बुधवार को केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। देश में करीब आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस या तो सत्ता में है या फिर सरकार में भागीदार है। इनमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इन सभी राज्यों में कोरोना वायरस का असर दिख रहा है। बीते कुछ दिनों में सोनिया गांधी कोरोना वायरस से जुड़े मामलों को लेकर एक्टिव नजर आई हैं और हर मोर्चे पर वह डटी हुई हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से कोविड-19 की वजह से पहुंचे अर्थव्यवस्था के नुकसान के बारे में बात की। दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। बनर्जी ने सलाह दी कि लोगों को नकदी हस्तांतरित करने की जरूरत है और कर्ज माफी को लेकर बात की। देश की अर्थव्यवस्था को उबारने और सरकार को सुझाव देने के लिए राहुल विभिन्न विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात की थी। बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार को अमेरिका एवं कुछ अन्य देशों की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाएं और बाजार में मांग बढ़ सके। गांधी ने पूछा कि क्या न्याय योजना की तर्ज पर लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हम निचले तबके की 60% आबादी के हाथों में कुछ पैसे देते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, यह एक तरह का प्रोत्साहन होगा। विदेश में फंसे 13 देशों में 64 उड़ानों के जरिए 14,800 के करीब भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ये लोग कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों की वजह से वहां फंस गए थे। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने प्लान तैयार किया है। समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार के कदम का स्वागत किया। सरकार ने ऐलान किया कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए विशेष उड़ानों से मदद की जाएगी, जो 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी और 13 मई तक उड़ानें संचालित हो सकती हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसकी वजह से इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम भी स्थगित कर दी गई थी। अब जेईई मेन 18 से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं 26 जुलाई को नीट की परीक्षा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ हुए लाइव संवाद वेबिनार के जरिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया। इस बार नीट के लिए इस परीक्षा के लिए 16 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए जल्द ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीख भी जल्द ही घोषित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दरअसल जयराम रमेश ने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने का केंद्र और राज्यों को निर्देश देने के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने जयराम रमेश से कहा कि उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना होगा। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि लोग सरकारी प्राधिकारियों को कोई प्रतिवेदन दिए बगैर ही संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयराम रमेश की याचिका पर विचार किया। पीठ ने पाया कि याचिका में उठाई गई समस्या पहले सरकार के संज्ञान में नहीं लाई गई है, इसलिए इसे वापस लेने की अनुमति दी जाती है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इस दौरान सीआरपीएफ की 181वीं बटालियन का एक जवान और 4 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जवान के घायल होने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। हमले में 4 जवान घायल भी हुए। कार सवार दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। सीआरपीएफ जवानों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द मौके से भाग निकले। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है।
देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 46,500 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बीते 24 घंटे में 1020 लोग ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट 27.41% हो गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 जगहों की वजह से कोरोना के मामले में तेजी आई है। कोरोना के मामलों के दोगुने होने की दर फिलहाल 12 है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का पूरे सैन्य सम्मान के साथ जयपुर में आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी पति को अंतिम विदाई देते समय फफक पड़ी। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। राजधानी जयपुर में खातीपुरा रोड स्थित पुरानी चुंगी मोक्ष धाम पर कर्नल आशुतोष शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि शहीद की पत्नी पल्लवी और भाई पीयूष ने दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरे मुल्क को उनकी बलिदान पर गर्व है। राजस्थान में घर घर शहीदों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे 1962 का युद्ध हो, 1965 का हो या 1971 की लड़ाई या कारगिल का युद्ध हो, हमेशा राजस्थान के वीर कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल आशुतोष शर्मा कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। कर्नल आशुतोष शर्मा जी के बलिदान को पूरा देश याद करेगा। पूरे मुल्क को गर्व है उनकी त्याग पर, बलिदान पर, और जिस रूप में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आप देखते हैं कि उनके साथ में और लोग शहीद हुए हैं और राजस्थान में तो घर घर में शहीदों का इतिहास है, चाहे वो 62 का वार हो, 65 का वार हो, 71 का वार हो या कारगिल हो, हमेशा यहाँ के शहीदों ने कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे। आतंकवाद का मुकाबला करना हम सबका फर्ज है। पूरा मुल्क एक है, अखंड है इस बात के लिए, और एकजुट होकर के हमेशा संकल्प लिए हुए हैं कि आखिर में हम लोग आतंकवाद को समाप्त करके रहेंगे। कितने लोग शहीद हो रहे हैं आपको मालूम है। कर्नल साहब का अपना एक अलग वारा था, अलग सोच थी, और जो सुना मैंने तो बहुत दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिवार जो बहुत ही आघात लगा है उनको इस दुख को सहन करने की ईश्वर को शक्ति दे। राजधानी जयपुर में खातीपुरा रोड स्थित पुरानी चुंगी मोक्ष धाम पर कर्नल आशुतोष शर्मा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान वहां मौजूद युवाओं में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद आक्रोश था। ये युवा वहां पर आशुतोष जिंदाबाद, आशुतोष अमर रहे के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए प्रदेश में एडवांस प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार 500 या 1000 बेडेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इन दिनों लगभग 70% पॉजिटिव केसेस में या तो हल्के लक्षण या लक्षण ही नहीं पाए जा रहे हैं। ऐसे केसेस की देखभाल के प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत 30,000 बेड से की जाएगी और फिर जरूरत के अनुसार इसे 50,000 बेड तक पहुंचाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का चयन और प्रबंधन का जिम्मा संबंधित जिला कलेक्टर को दिया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सेंटर्स पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि हर जगह की निगरानी की जा सके। राजस्थान में हर जिले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये छोटे जिलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी
ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े ज़िलों में 1000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इन सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर्स हर ज़िले में स्थापित करने का एक विस्तृत गाइडलाइन चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई है। उसमें क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, 70% से ज़्यादा एसिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। ऐसे केसेस जो एसिम्टोमेटिक हैं उनको रखा जा सकता है, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं उनको रखा जा सकता है, या सस्पेक्टेड केसेस को रखा जा सकता है। कोरोना को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना से कुशलता से लड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले 1.25 महीने से भाजपा कार्यकर्ता इस बीमारी से लड़ने के लिए तन मन से सेवा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार इनको डरा धमका कर पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। कांग्रेस सरकार ने सांगानेर विधायक और रामगंज मंडी विधायक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। इस पर भाजपा ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने आगामी आदेश तक एफआईआर पर रोक लगा दी है। एक तरफ तो भारत पूरी मजबूती के साथ वैश्विक महामारी कोरोना से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी बिना किसी भेद के हर प्रदेश की अपने खुद की तरफ से मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसी वैश्विक महामारी में भी सियासत से बाज नहीं आते हैं। विद्वेष की राजनीति की वानगी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पिछले 1.25 महीने से सेवा के काम कर रहे थे, उन लोगों को एक तरीके से डराने के लिए, प्रताड़ना के लिए, भय के लिए उन पर विभिन्न धाराओं में पूरे प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज किए। फहरिस्त लंबी है, गंगानगर से लेकर बायतू तक, दौसा, कुचामन, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर, कहाँ नहीं, इन सब स्थानों पर केवल यही नहीं, पार्टी के जो हमारे 2 प्रमुख विधायक हैं, रामगंज मंडी के विधायक, सांगानेर के विधायक पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए, पुष्कर के विधायक को नोटिस दिया गया। केवल इतना नहीं, आप चौंक जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बख्शा। राज्य सरकार ने डॉक्टर राजेश शर्मा को एसएमएस अस्पताल का नया अधीक्षक बनाया है। अतिरिक्त कार्यभार के तहत डॉक्टर शर्मा को यह अलग से जिम्मा दिया गया। डॉक्टर शर्मा फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य हैं। इससे पहले डॉक्टर शर्मा RUHS के प्राचार्य रह चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नड्डा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में समस्त कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस PS भाटी की एकल पीठ ने जेपी नड्डा की ओर से दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। नड्डा की ओर से वरिष्ठ वकील और राज्य के ASG RD रस्तोगी ने पैरवी की। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। राजस्थान में शाम 5 बजे तक कोरोना के 66 नए पॉजिटिव केस मिले। इनमें जोधपुर में 23, जयपुर में 19, चित्तौड़गढ़ में 9, कोटा में 9, भीलवाड़ा और टोंक में 2-2, अजमेर और भरतपुर में 1-1 संक्रमित मिला। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3127 पहुंच गया। जयपुर में एक साथ 5 मौत होना सामने आया। इसके साथ राज्य में मौतों की कुल संख्या 82 पहुंच गई। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में है। यहां अब तक 1045 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 791, कोटा में 221, अजमेर में 173, टोंक में 136, भरतपुर में 115, नागौर में 119 मरीज मिले हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के तीसरे चरण में अलग अलग 3 तरह के ड्रोन में कुछ आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। इस दौरान लॉकडाउन या कर्फ्यू के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध BL सोनी ने बताया कि प्रदेश में करीब 12,000 व्यक्तियों को CRPC के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 2100 मुकदमे दर्ज कर 4,572 व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम व IPC की धाराओं में कार्रवाई की गई है। सोनी ने बताया कि इस दौरान अकारण घूमते पाए गए 2,42,000 से वाहनों का MV एक्ट के तहत चालान कर 1,18,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 4 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है। लॉकडाउन का एक नया चरण शुरू हो रहा है आज से, जिसमें लॉकडाउन जारी रहेगा। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि लॉकडाउन हट गया है। लॉकडाउन बिल्कुल हटा नहीं है। जो 3 तरह के जोन्स हैं, रेड जोन्स, ऑरेंज जोन और जो ग्रीन जोन, उनमें
कुछ चीज़ें, कुछ गतिविधियां अलाउ की गई हैं, लेकिन लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। अगर हम राजस्थान में पूरी कार्रवाई की बात करें तो लॉकडाउन के उल्लंघन के करीब 2100 प्रकरण दर्ज हुए हैं आईपीसी के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 4572 लोगों के खिलाफ। इसी प्रकार सोशल मीडिया के अब्यूज के कुल 187 मुकदमे दर्ज हुए हैं 266 व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके और भ्रांतिपूर्वक और गलत सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रेषित की। कालाबाजारी के कुल 114 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको जो कीमत है उससे अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास किया गया, बेचा गया। राजस्थान सहित संपूर्ण देश में चल रही कोरोना महामारी से कोरोना योद्धा डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ उपखंड के बिरानी गांव में ग्राम स्तरीय कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंगारिया ने खाद्य वितरण सामग्री केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बिना मास्क खाद्य सामग्री वितरण नहीं करने के निर्देश दिए। बावड़ी भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र की सीमा पर कलावास में स्थापित चेक पोस्ट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत बिरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लॉकडाउन के नियमों के अनुसार गेहूं का वितरण किया जा रहा है और इसमें विशेष तौर से सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है और आम नागरिक का प्रशासन के प्रति बहुत ही अच्छा सहयोग है। और मैंने खुद ने भी व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि व्यवस्थित विभागीय नियमों की और लॉकडाउन के नियमों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी तरफ कलावास चेक पोस्ट ग्राम पंचायत बिरानी का भी सुव्यवस्थित संचालन हो रहा है। इसमें प्रत्येक आने जाने वाले वाहन और वाहन मालिकों की रजिस्टर में बराबर एंट्री की जा रही है और उनको आने और जाने का कारण पूछा जा रहा है। साथ ही प्रत्येक नागरिक को अपने मुंह पर मास्क बांधने के लिए निर्देशित किया जा रहा है और स्थानीय लोगों के द्वारा जन सहयोग से मास्क का भी वितरण किया गया है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत बिरानी की व्यवस्था चाक चौबंद है और समस्त कार्मिक अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। कोरोना जैसे भयंकर महामारी में जोधपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 से पार कर गया है। इसके बावजूद गांव में लापरवाही खुलेआम देखी जा सकती है। लॉकडाउन में सरकार ने हल्की छूट क्या दी, सारी दुकानें खुल गई। लगता है किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, सब कुछ सामान्य हो गया हो। जब हमारी टीम गांव की गलियों से गुजरी तब कई दुकानदार इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि मरने वाले तो घर में भी मर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होना है। गांव में कोरोना नहीं आता और इन दुकानदारों की लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी यह तो समय बताएगा। इन लोगों की लापरवाही से कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। भोपालगढ़ के बिरानी गांव में एक झोपड़े में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल देवड़ा ने बताया कि रात्रि नाड़ी के पास चौकीदारों की ढाणी में किशोर के घर में सौर ऊर्जा लाइट से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे अचानक आग लग गई। यह झोपड़ी जलकर राख हो गई। पटवारी प्रेमलाल मौके पर पहुंचकर फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने बताया कि घर में रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर, रसोई का सारा सामान और नकद 20,000 रुपए जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि उसमें गैस से भरे हुए 2 सिलेंडर रखे हुए थे, वह नहीं फूटे तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। लाल बिरानी गांव से हमारे गांव बिरानी में रातड़ी नाडी के पास बालाराम जी की ढाणी में किशोर पुत्र गोकुल राम के घर में आग लग गई अचानक ही शॉर्ट सर्किट से। उसका सारा सामान जल गया, कपड़े लत्ते और कूलर, जो भी सामान था घर में खाने पीने का, राशन का, सारा जल गया। उसमें 20,000 रुपये थे उसके, वो भी जल गए, जिनके फोटो भी हमने लिए। पैसों के 2-2 हज़ार के नोट थे, कुछ 500 के थे, कुछ 100 के थे। वो इसमें जान की कोई हानि नहीं हुई, ये भगवान का बहुत शुक्र है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।